हेलो फ्यूचर लॉ मेकर्स, वेलकम बैक टू अनदर इंसाइटफुल सेशन ऑफ फोकस लेक्सिकॉन। और दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था कि लेबर लॉज की क्रोनोलॉजी है, लेबर लॉज को ड्राफ्ट करने के पीछे एक पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। लॉ कभी भी आइसोलेशन के अंदर स्टडी नहीं किया जाता, तो हम उसको अपना आज कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी स्टडिंग विद स्टेप नंबर 1, दैट इज प्लानिंग द एस्टेब्लिशमेंट। दैट एस्टेब्लिशमेंट शुड बी सेफ, एस्टेब्लिशमेंट शुड बी रजिस्टर्ड, it should be legally structured. So we are going to start with the step number 1, that is chapter number 3, occupational safety health and working conditions code. Okay, so please open your chapter number 3. Like, this is what we have studied, master flow of labor laws. So step number 1 is planning the establishment, and that is your chapter number 3, the occupational safety health and working conditions code 2020. First of all, we will be learning that if we want to make a law for establishment, for registration of establishment, for prescribing the safety conditions, for prescribing the minimum requirements that are required to set up an industry, then we are going to draft the OSHWC code 2020, or the lawmaker is going to draft this code. Okay, now let's just start. Please open chapter number 3. दोस्तों, अच्छा है कि ये मास्टर इंडेक्स जरूर आपको ध्यान में रखना है। ये मास्टर इंडेक्स दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको साथ के साथ इसको ओपन रखते रहना है। जैसे जैसे आपका टॉपिक होता रहेगा, देन यू हैव टू जस्ट मार्क द पेज नंबर, लाइक इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 और इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 3. इन बेयर एक्ट ऑल्सो, if you find that कि बेयर एक्ट ऑल्सो you want to refer, so you can write the page number here also, and any remarks that half done or full done, you can write it here also. Okay, so this is what small exercise that you have to do. Okay, so keep this master index handy with you. ओके, इसको आपको अपने साथ साथ ही रखना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम पेज नंबर भी इसके अंदर लिखते चलेंगे। अब आ जाओ दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, दैट इज योर OSHWC, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्टडी करेंगे। CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल दोनों के अंदर अप्रोच का फर्क होता है दोस्तों स्टडी का। when you are studying anything at executive level, then you are studying the implication of that law, then you are studying the interpretation of that law. But when you are studying at CS professional level, then you have to study the technicalities of that law, that why this law is made, how this law is going to be implemented. So this is a technical, your approach should be technical. When you are pursuing CS professional, then your approach should be technical. हम उसी technical approach के साथ पढ़ेंगे कि law actual में draft किया कैसे जाता है। कभी भी कोई भी law दोस्तों आइसोलेशन में ड्राफ्ट नहीं होता। अगर आप किसी भी लॉ को पढ़ते हैं ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, दिस इज गोइंग टू वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू प्रोफेशनली ऑल्सो। लाइक कोई भी लॉ पास होता है, कोई भी अगर आपके पास एक्ट आता है, तो देन यू डोंट हैव टू स्टार्ट इट रीडिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 2। ओके, डायरेक्टली आप उसको डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों रीजन है सर? जब भी लॉ ड्राफ्ट होता है ना, डेफिनेशन क्लॉज साथ साथ पैरेलली ड्राफ्ट होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर लॉ मेकर बैठा था, उसको सारी डेफिनेशन एकदम से माइंड में क्लिक करी, प्रकट की, उसने सारी की सारी डेफिनेशन लिखी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉ मेकर्स डिफाइंस द कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट बनाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या डेफिनेशन है। इसीलिए हर एक लॉ के अंदर मल्टीपल चैप्टर होते हैं। जैसे इसके अंदर चैप्टर नंबर आपका ये है, देखिए, जैसे इसके अंदर चैप्टर है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी की सारी डेफिनेशंस डिफाइन कर देगा। फिर ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, फिर इससे रिलेटेड वो सारी की सारी डेफिनेशंस डिफाइन करेगा। जब वो सारी की सारी डेफिनेशंस डिफाइन कर देता है, फिर लास्ट में सारी की सारी डेफिनेशंस को अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर अरेंज करके सेक्शन 2 के अंदर डाल दिया जाता है। अल्फाबेटिकली क्यों डाला जाता है? ताकि उससे उसको सर्च करना इजी हो जाए, अगर वो कॉन्टेक्स्ट के साथ से डाल देंगे तो फिर उनको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा। कोई ई पहले आएगा, कोई एफ पहले आ जाएगा, तो लॉ आप क्या कहते हैं अपनी डेफिनेशन उसमें ढूंढ पाए, उसको इजी बनाने के लिए इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया जाता है। पर लेकिन आपको कभी भी डायरेक्टली डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट नहीं करना, आपको कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करना है। यू शुड बी नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, दैट व्हाई दिस डेफिनेशन इज बीइंग इंक्लूडेड इन सेक्शन नंबर 2। ओके, सो हम इसी अप्रोच से पढ़ेंगे। वी हैव प्रिपेयर्ड योर इंडेक्स एंड योर स्टडी मटेरियल इन दिस फॉर्मेट ओनली, दैट एक्चुअल में लॉ कैसे ड्राफ्ट होता है। क्योंकि यार आप लोग ही फ्यूचर लॉ मेकर्स बनेंगे, यू आर इनटू अ प्रेस्टिजियस कोर्स। Obviously, after 5 years, after 10 years, you will be at very very senior positions. Then at that level, your technical understanding should be sound. आपको वहाँ पे रूट लर्निंग नहीं करनी है। वहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना सर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 ऐसे नहीं पढ़ना होता वहाँ पे कि सर कॉपी पे नोट्स बना के ऐसे नहीं पढ़ना सर। आपको प्रॉपर उसके अंदर एक्सेल के अंदर आपको पूरा अपना इनपुट देना रहता है कि सर इस तरह से इसको हमने स्ट्रक्चर किया है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आपको पढ़ना रहता है, बिकॉज यू आर एट CS प्रोफेशनल लेवल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। तो ये दोस्तों आपका सप्लीमेंट था। इसके अंदर काफ़ी कुछ आपका इंस्टीट्यूट ने हमको दे रखा है, लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा वही कि स्ट्रक्चर नहीं किया है इसको।
थोड़ा इन्होंने बेयर एक्ट से भी थोड़ी सी लैंग्वेज इन्होंने अलग किया, तो हमने आपका जो स्टडी मटेरियल है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेयर एक्ट इटसेल्फ। ओके, हमने यहाँ से भी रेफरेंस लिया, बट वी हैव टेकन दिस एज आवर प्राइमरी सोर्स, क्योंकि दिस इज द ऑथेंटिक सोर्स ना, दिस इज मोर ऑथेंटिक। तो दोस्तों आओ स्टार्ट करते हैं अपना लेबर लॉज का। सो प्लीज ओपन योर लेबर लॉज आर्किटेक्ट बुक चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, OSHWC की क्या इंट्रोडक्शन है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 consolidates and simplifies the labor laws, replaces 13 central acts single legislation, ensures uniformity across industries and states and union territories, part of labor reforms, transparency, workers and welfare, ease of doing बिजनेस। जो हमारे पुराने 13 लॉज थे उन सबको कंसोलिडेट करके एक नया लॉ बनाया गया, दैट इज OSHWC। ठीक है। देन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 23 जुलाई 2019 बेस्ड ऑन कंसल्टेशन प्लस स्टेक होल्डर सजेशंस, covers provision of 13 enactments, factories, dock, construction, plantation, contract labor, migrant worker, journalist, motor transport, sale promotion, BDC कार, सिनेमा वर्कर्स। अब देखो हुआ क्या है दोस्तों, तो हमने इसको स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमने इसको अपना कोड नंबर 1 मार्क किया था। ठीक है जी, इसका नेम क्या है, OSHWC कोड 2020। इसका रिपीलिंग सेक्शन कौन सा है सर, रिपीलिंग सेक्शन है 143। अब यहाँ पर पता करने वाली बात है सर, इन्होंने कहा कि रिप्लेसिस 13 सेंट्रल एक्ट्स। माई क्वेश्चन इज वेयर इज द अथॉरिटी, वेयर इज द अथॉरिटी, कहाँ रिप्लेस किया है। जब भी आपको किसी लॉ के अंदर ये दिखे ना कि इसको रिपील किया गया, तो सबसे पहले आपको पूछना है इसका रिपीलिंग सेक्शन कौन सा है। तो इसका रिपीलिंग सेक्शन है 143, ओपन सेक्शन नंबर 143 ऑफ OSHWC। तो दोस्तों दिस इज द कॉन्टेक्चुअल स्टडी यू हैव टू डू। सो सी दिस, repeal and saving the following enactment shall stand repealed on and from the dates notified in refer to subsection 2 of section 1 issued namely। अब देखो सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 का रेफरेंस 143 में है, तो लॉ कभी भी आपका आइसोलेशन में नहीं बनता। आपको क्या लगता है सेक्शन 1 डिफाइन करते ही 143 डिफाइन कर दिया होगा? आंसर इज नो, पहले 143 डिफाइन हुआ है उसके बाद सेक्शन 1 डिफाइन हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू कॉन्टेक्चुअली स्टडी द लॉ। तो यहां पर इन्होंने 13 के 13 एक्ट्स बताए गए हैं, तो इसको आपको जरूर लिख कर कहना है कि इसका रिपीलिंग सेक्शन जो है हमारा दैट इज 149, दैट इज 143 इज योर रिपीलिंग सेक्शन, दिस 13 एक्ट्स आर रिपील्ड। ओके, देन इनएक्टमेंट एंड नोटिफिकेशन, प्रेसिडेंट का सेंट इसको रिसीव हुआ था 28 सितंबर 2020 को, ई गैजेट में इसका पब्लिकेशन हुआ था 29 सितंबर 2020 को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन 21 नवंबर 2025 को इसको नोटिफाई कर दिया गया। अब ये कहाँ लिखा सर, ये लिखा सेक्शन नंबर 1 के ऊपर। आ जाओ सेक्शन नंबर 1 के ऊपर जी। This is your section number 1. This act may be called Occupational Safety, Health and Working Condition Code. It shall come into force on such date as the central government may by notification appoint. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली 21 नवंबर 2025 को कि नाउ तो ये देखो दोस्तों आपकी ये डेफिनेशन, इसका हमने नोटिफिकेशन का भी आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया है। दिस इज योर नोटिफिकेशन, दिस इज योर नोटिफिकेशन। आपको वेरीफाई जरूर करना है दोस्तों सब कुछ, ठीक है। दिस इज व्हाट यू शुड नो प्रोफेशनली, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि वी हैव टू चेक द नोटिफिकेशन ऑल्सो। तो ये नोटिफिकेशन भी मैंने आपको प्रीलिमिनरी के अंदर दिया है OSHWC की नोटिफिकेशन। सो ये रहा जी नोटिफिकेशन आपका। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 द OSHWC the central government hereby appoints 21st day of November 2025 at date on which the provision of this code shall come into force। okay, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 1 के ऊपर क्लैरिटी हुई कि किस तरह से हम रिपीलिंग सेक्शन को स्टडी करते हैं, किस तरह से उसकी नोटिफिकेशन डेट को हम देखते हैं, कहाँ से नोटिफिकेशन हम देखते हैं। ठीक है जी, ये नोटिफिकेशन कहाँ से देखनी है सर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर की वेबसाइट से देखनी है। मैंने आपको अभी QR कोड दिया था ना, ये QR कोड आप खोलेंगे तो सीधा आप उस वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर भी ये देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज आ जाओ दोस्तों। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है सर, लेकिन हम जो स्टडी कर रहे हैं टेक्निकली वो तो ठीक है, लेकिन लिख के तो पेपर में तो लिख के आना बनता ना। हमको कंसेप्ट तो सारे समझ में आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि लिख के क्या आना है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का। अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे, मैंने इसके मैंने वो डायग्राम्स वगैरह बनाने से अच्छा मैंने सोचा यार आपके लिए थोड़ा सा बर्डन कम करते हैं, हम इसको रेडी टू राइट आंसर फॉर्मेट के अंदर ही ड्राफ्ट करते हैं। हम इसी फॉर्मेट के अंदर पढ़ेंगे कि पेपर में लिख के क्या आना है, एग्जैक्टली कितना क्या लिख कर के आना है, दैट शुड बी टेक्निकली एंड लॉजिकली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात जो है पेपर में लिखने के ऊपर सारी बात खत्म हो जाती है, कंसेप्ट आपको सारे आते हैं। यू आर एग्जीक्यूटिव पास, मैं मानता हूँ यू आर नाउ एज गुड एज बिकमिंग अ मेंबर। ओके, तो आप एग्जीक्यूटिव जैसे ही पास करके आते हैं आपका एक प्रोफेशनल मेच्योरिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम्स के साथ, आई डोंट फील आपको डायग्राम्स की नीड है बिकॉज यू आर प्रोफेशनली मेच्योर। हम थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी सर, पेपर में लिख के कितना आना है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सी दिस। तो हमारे चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने पूछा है दैट इज योर इंट्रोडक्शन, ये हमने कवर कर दिया दोस्तों।
देन दिस इज योर सेलिएंट फीचर ऑफ दिस कोड। अब सर इतना सारा आप एकदम से नहीं लिख पाओगे 5 मार्क्स के अंदर अगर आ गया तो। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है सर, लेट मी जस्ट शो यू वर्ड काउंट। देखो दोस्तों, वर्ड काउंट में क्या चीज़ रहता है, लाइक लेट मी जस्ट गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल कि किस तरह से हमको वर्ड काउंट कम करना रहता है ताकि हम ज़्यादा लिख सकें कम से कम शब्दों के अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये वहाँ से आपका उठा के लिया है। ठीक है, ये लो जी। क्या 5 मार्क्स के अंदर आप इतना सारा, 5 छोड़ो यार, आप 10 मार्क्स के अंदर भी इसको इतना सारा आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसका वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा है। इसका वर्ड काउंट बहुत ज़्यादा है। कितने वर्ड्स हैं जी, 605 वर्ड्स। 605 वर्ड्स ये आ रहे हैं यहाँ पे, 605 वर्ड्स। ओके, ये लो 605 वर्ड्स। इतना सारा पेपर में नहीं लिख सकते, टेक्निकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ह्यूमनली भी इम्पॉसिबल है। तो ओपन बुक पेपर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों पेपर से आपको डिट्टो सेम कॉपी कट कॉपी पेस्ट करके आना है, आपको आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको आंसर प्रेजेंट करना है, आपका मटेरियल इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। अब इसका वर्ड काउंट देखो आप, सो वी हैव रीअरेंज दिस इन लेसर वर्ड काउंट। ठीक है जी, उसका 605 था, इसका वर्ड काउंट देखें दोस्तों आप 366। 366, दिस इज हाफ ऑफ इट, दिस इज हाफ ऑफ इट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू स्ट्रक्चर दैट। हमको फ्लो चार्ट बनाना कोई हेल्प नहीं करेगा, फ्लो चार्ट आप पेपर में नहीं बना के आ सकते, कोई भी और शॉर्टकट नोट्स आप नहीं बना के आ सकते। स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको पेपर में लिख करके आना है। आपको एक एक वर्ड कैलकुलेट करके लिख के आना है कि मेरे एक एक वर्ड की वैल्यू होनी चाहिए, मस्ट का शैल भी नहीं हिला होना चाहिए, और उसके साथ साथ मेरा राइटिंग एफर्ट भी कम होना चाहिए। सो दिस इज द प्रोफेशनल मेथड। ठीक है जी, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर। सो सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस कोड, थ्रेशोल्ड 10 एम्प्लॉइज की थ्रेशोल्ड इसके अंदर प्रिस्क्राइब की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, 1 रजिस्ट्रेशन वर्सेस 6 अर्लियर, सेंट्रल डाटाबेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इतनी सी बात आपको लिख करके आनी है। ठीक है जी, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है यूनिफॉर्म थ्रेशोल्ड ऑफ 10 एम्प्लॉइज इज सेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन। 1 रजिस्ट्रेशन फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन envisaged in place of 6 registration in the acts. This will create a centralized database and promote ease of doing business. हमने इसी को लिख दिया कि पहले 6 थे अब 1 है, सेंट्रल डाटाबेस बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए। एक्सटेंशन टू हजार्डस वर्क्स, गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड कोड टू एनी एस्टेब्लिशमेंट इवन 1 वर्कर इन हजार्डस जॉब्स। अब ये हजार्डस जॉब्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम टेक्निकली आज स्टडी करने वाले हैं। सिंप्लीफाइड कंप्लाइंसेस, 1 लाइसेंस 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न, लेस रिडंडेंसी, लाइटर कंप्लाइंसेस। इसके अंदर कंप्लाइंसेस भी कम कर दिए गए हैं। कितने कम कर दिए गए हैं सर, ये भी हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। ये हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा जब हम चारों लेबर कोड स्टडी कर चुके होंगे उसके बाद हमको एक अच्छा खासा हमारा इसके अंदर एक होल्ड बन चुका होगा, तब हम इसको बहुत इजीली फटाफट से देख पाएंगे कि किस लॉ में क्या कंप्लाइंस है। वहां पर हमने एक पूरी मास्टर शीट बना ली है कि कितने कितने कंप्लाइंस किस किस कोड के अंदर करने। दिस वी विल स्टडिंग इन चैप्टर नंबर 9। ठीक है जी, वाइडर डेफिनेशन, माइग्रेंट कवर्स, कवर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ माइग्रेंट वर्कर्स, एस्टेब्लिशमेंट मस्ट डिक्लेयर ISMW काउंट। अभी ISMW क्या है दोस्तों, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, ये लिख लेना यार, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी पर आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख लेना, ये थोड़ा सा यहाँ पे नेसेसरी हो जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है जी, एनुअल ट्रैवल अलाउंस वंस इन 12 months, पोर्टेबिलिटी ऑफ PDS एंड सोशल सिक्योरिटी अक्रॉस स्टेट्स, टोल फ्री हेल्पलाइन एक्सेस। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस कोड। ओके, वी विल बी स्टडिंग these features in detail section wise when we will going to study. Health and formalization, free annual checkup, free annual health checkups, appointment letters, job detail, wages, social security, transparency, women employment, women allowed in all establishments, night work before 6 AM after 7 PM with consent plus सेफ्टी। कि अब जो वुमेन हैं वो भी लेट नाइट भी वर्क कर सकती हैं, अर्ली मॉर्निंग भी वर्क कर सकती हैं। मेक श्योर दैट दे हैव गिवन देयर कंसेंट एंड एप्रोप्रिएट सेफ्टी नॉर्म्स आर एस्टेब्लिश्ड। नेशनल डाटाबेस, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट वर्कर्स, जॉब स्किल मैपिंग, सोशल सिक्योरिटी इज बीइंग इंश्योर्ड एंड विक्टिम कंपेंसेशन कोड्स, मिनिमम 50% ऑफ फाइन्स टू विक्टिम, लीगल हायर, इंजरी, डेथ केसेस। ये भी हम दोस्तों इसके अंदर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिफॉर्म्स, थ्रेशोल्ड रेज फ्रॉम 20 to 50 वर्कर्स, ऑल इंडिया लाइसेंस 5 years versus work order license, common license for contract labor, बीड़ी सिगार and factory, deemed license after expiry, auto generated। अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट। अब इसके अंदर इन्होंने एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम अपॉइंट किया है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं यार किसी भी लाइसेंस को लेने के लिए, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी लाइसेंस को लेने के लिए या किसी भी लाइसेंस को विड्रॉ करने के लिए कोई भी अगर आप अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और उस एप्लीकेशन को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो अथॉरिटी वो अप्रूव नहीं करती, अप्रूव कुछ एक्शन ही नहीं लेती, ना उसको अप्रूव करती है ना उसको डिस्कार्ड करती है, तो आपका वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आपके पास ऑटो अप्रूवल आ जाएगा, ऑटो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा कि योर एस्टेब्लिशमेंट इज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड, अपने आप आपका ऑटो जनरेटेड आ जाएगा। तो इन्होंने इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं फेसलेस बनाने के लिए इन्होंने इस तरह का एक वो
ये क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड अबॉलिश्ड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कोर एंड नॉन कोर activity advices. Then safety committees mandatory in establishment with 500 plus workers, employer plus worker representation, shared accountability, workplace safety. अब ये जो कमेटी बनेगी इसके अंदर एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड सिंगल ट्राइपार्टेट बोर्ड रिप्लेसेस 6 अदर boards, set national safety health standards, uniformity and uniformity and quality. Decriminalization and compounding of offences, fine only offences compounded at 50% max fine. Then imprisonment, fine both compounded at 75%. Criminal penalties replaced by civil monetary fines, compliance focus. अब दोस्तों इसके अंदर क्या था ना, पहले आपकी बहुत सारी क्रिमिनल पेनल्टीज होती थी, अब जहां जहां पर आपके फाइन ओनली वाली पेनल्टीज हैं, जहां जहां पर मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट नहीं है। अब मैंडेटरी इंप्रिजनमेंट क्या होता है, या तो ओनली इंप्रिजनमेंट या फिर इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, ये दो टाइप की पेनल्टीज जो होती हैं ये कंपाउंडेबल नहीं होती। इनके अलावा जितनी भी होती है इंप्रिजनमेंट और फाइन, ओनली फाइन, दीज आर कंपाउंडेबल, उनको इन्होंने कंपाउंडेबल का यहाँ पर रेफर कर दिया। तो अभी वी आर जस्ट स्टडिंग कि इसमें चेंज क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी इसको जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे देन यू विल गेट एन आइडिया, तो ये आपको फटाफट से सारा कुछ क्लिक हो जाएगा। ओपन बुक पेपर है तो याद करने की तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं। Revised factory thresholds applicability raised 10 to from 10 to 20 worker with power and 20 to 40 workers without power. Reduce burden for small units, social security for अच्छा सर ये करने से फायदा क्या होता है, ये करने से सर ये जो छोटी वाली है ना ये इसके OSHW से बाहर हो जाती है, इनको OSHWC के कंप्लाइंस नहीं करने पड़ते, ये जो छोटी वाली हैं इसके एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाती हैं, ठीक है जी। देन सोशल सिक्योरिटी फंड, फंड फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फाइनेंस्ड वाया पेनल्टीज, कंपाउंडिंग फीस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड provide welfare facilities. If the contractor fail wages, principal employer must pay. Working hours and overtime, normal hours like 8 hours a day and 48 hours a week. Overtime only with consent, paid at twice the rate. Now overtime will be paid at 2x rates. Inspector cum facilitator system. Inspectors act as facilitators. Objective help the employers comply, not just पुलिस। ओके जी। अब दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटी सी, सी दिस दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा इन्होंने बुकलेट इशू किया था। दिस इज़ यू हैव टू टेक, इसका प्रिंट आउट आप लेकर के जाना, ठीक है, क्योंकि ओपन बुक पेपर है तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा यार, इसके अंदर डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। अब हमारे सप्लीमेंट के अंदर ये सब कवर्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इसको लेकर के जाना है यार, ठीक है। 35 पेजेस हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक दिस, ओके। इसके अंदर बहुत सारे कि क्यों इसको आपने लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसका बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, ओपन बुक पेपर है बट यू हैव टू टेक दिस, ठीक है, ये साथ साथ आपको लेकर के जाना है। तो मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज स्टडी। सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल, कॉल्ड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 कम्स इनटू फोर्स ऑन डेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज द डेट नोटिफाइड? दैट इज 21 नवंबर 2025, ठीक है जी। डिफरेंट प्रोविजंस मे कम इनटू फोर्स ऑन डिफरेंट डेट्स। एप्लीकेशन डज नॉट अप्लाई टू ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, वारशिप ऑफ एनी नेशनैलिटी, इन तीनों को ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन कोड अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज वेयर गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है लेकिन उन्होंने जो हायर किया वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेबर को हायर किया है, तो वहां पर ये कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? So first definition is derived from this context. This is the context. Principal employer. So सबसे पहले इन्होंने principal employer को define किया, means in case of contract labor, employed or engaged means government office, local authority, head of the office department or officer specified by the government local authority. Principal employer कौन होता है? गवर्नमेंट के केस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के या लोकल अथॉरिटी के केस के अंदर आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होगा? जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, हेड ऑफ द ऑफिस और डिपार्टमेंट, दैट विल बी योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर यहां पर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर ये नहीं, या फिर तो फिर कौन होगा? ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। या तो आपका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा, अगर ये नहीं है तो ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, दैट विल बी योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। फैक्ट्री के अंदर ओनर विल बी योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेयर मैनेजर इज अपॉइंटेड सच मैनेजर विल बी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ही विल बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। माइन के अंदर ओनर और एजेंट ऑफ द माइन विल बी द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अदर एस्टेब्लिशमेंट, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल, दैट विल बी योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप इंडेक्स के ऊपर फटाफट से अपना यहाँ पर इसको डन मार्क करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया?
सेक्शन नंबर 1 स्टडी किया और एक डेफिनेशन स्टडी की, और हमने इसका जो इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरी स्टडी है वो हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीट की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका कहाँ पे है आपका रेफरेंस, पेज नंबर 2 के ऊपर। तो आपने साथ साथ अपना इंडेक्स जो है तो करते रहना है फिल, ठीक है। ओपन बुक की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, सो ऐसे आपको फटाफट से लिखते रहना। और ये बेयर एक्ट के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है, बेयर एक्ट के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है सर, ये बेयर एक्ट के अंदर आपका दिया हुआ है सेक्शन नंबर 1 इज गिवन ऑन, यहाँ पे ये पेज नंबर 2 पे ही दिया हुआ है, दिस इज योर पेज नंबर 2, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी लिखो आप कि दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ बेयर एक्ट, पेज नंबर 2 ऑफ योर बुक, एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज ऑल्सो गिवन ऑन दिस। और बेयर एक्ट के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किस पेज पे दिया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जब हम सेक्शन 2 के अंदर जाएंगे तो ये पी के अंदर आपको मिलेगा, MNO, इसके बाद यहाँ पर आने वाला है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लो जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ये रहा 21ZZ, पेज नंबर 12 के ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर 12 के ऊपर दिया हुआ है। सो इस तरह से आप इसकी यहाँ पे क्रॉस रेफरेंसिंग बना सकते हैं। अगर कुछ आप अपना रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, रजिस्ट्रेशन कंपैरेटिव स्टडी विद रिलेवेंट डेफिनेशन। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ OSHWC, वी आर स्टडिंग OSHWC, इसका ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है जी। जो हमारा एक्चुअल बेयर एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है, वी आर स्टडिंग दैट। ये देखो, वी आर स्टडिंग दिस, वी आर स्टडिंग दिस, है ना, ये आप साथ साथ कनेक्ट करते रहना। सो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर OSHWC कोड 2020। अब इसको आप किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे, आप डायरेक्टली वो नहीं लिख करके आएंगे, आपको वर्ड काउंट कम करके फटाफट से इसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर लिखना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, परसुएंट टू सेक्शन 3 pursuant to section 3 of registration of certain establishment OSHWC code, first of all application for registration, employer of an establishment established after commencement of this code to which the code apply and to which the code is applied must apply electronically to the registering office, application to be made within 60 days from date of applicability, proviso late application may be accepted with prescribed late fees। यानी कि कोई भी एम्प्लॉयर मतलब कौन, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब कौन, जिसको आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड टू विच द कोड अप्लाइज, इस कोड के आने के बाद जिसको भी ये कोड एप्लीकेबल होता है, मस्ट अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली टू द रजिस्टरिंग ऑफिस, रजिस्टरिंग ऑफिस को वो एप्लीकेशन फाइल करेगी विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अगर इससे लेट हो जाता है तो उसको लेट फीस के साथ एक्सेप्ट कर सकता है। सो सिंपल, सो इजी। अगर लॉ मेकर ये प्रोविजन बनाएगा तो मैं रजिस्ट्रेशन को सिंपल रखूंगा। लॉ मेकर जब भी कोई लॉ बनाता है वो हमेशा रजिस्ट्रेशन को सिंपल रखता है और एग्जिट को डिफिकल्ट रखता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यार गवर्नमेंट का भी बेनिफिट रहता है, थोड़ा सा हमारे देश की इकोनॉमी का भी बेनिफिट रहता है। जितनी ज़्यादा हमारी क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन होंगी, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और जितनी ज़्यादा हमारी कंपनीज बंद होगी, हमारी इकोनॉमी को उतना सा क्या कहते हैं फॉल बैक फेस करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन हमेशा ईजी रखते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि कौन से फॉर्म के अंदर अप्लाई करेगा, कौन से फॉर्म के अंदर, फॉर्म एंड पर्टिकुलर्स फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर कंटेनिंग रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स। अब ये सर ये कहाँ दिया हुआ है, विच पर्टिकुलर्स एंड विच फॉर्म, दीज आर गिवन इन रूल्स, दीज आर गिवन इन रूल्स। रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, दे आर ड्राफ्ट, दे आर ड्राफ्ट। सो अभी टेक्निकली हमारे पुराने ही कंप्लाइंसेस चल रहे हैं, जो हमारे पुराने लेबर लॉज के रूल्स थे वही चल रहे हैं। तो पेपर में क्या लिख कर आना है, पेपर में यही लिख कर आना सर, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब इसके रूल्स आ जाएंगे वहां पर फॉर्म नंबर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, तो वो फॉर्म नंबर आप यहाँ पे भर सकते हैं। मस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एम्प्लॉयड। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए सर, पहले तो ये फॉर्म जो आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में इसमें होना चाहिए, फिर जो रिक्वायरमेंट्स बताएगा वो होनी चाहिए, फिर इसके अंदर एक मैंडेटरी कॉलम होना चाहिए, दैट इज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डिटेल इसके अंदर होनी चाहिए। मस्ट बी अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब्ड फीस वेयर इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स, ठीक है जी। इसके साथ फीस होनी चाहिए। सिंपल यार, आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है 60 दिन के अंदर अंदर जब आपके ऊपर कोड एप्लीकेबल होता है, उस फॉर्म के अंदर प्रिस्क्राइब डिटेल्स आपको लगानी है, उस प्रिस्क्राइब डिटेल्स के साथ आपको प्रिस्क्राइब फीस देनी है। बस इसके अंदर एक एडिशनल कॉलम आपको याद रखना है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की डिटेल को आप इसमें इंक्लूड कर दें। देन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन रजिस्टरिंग ऑफिसर शेल रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड इशू इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब उसके पास एप्लीकेशन रिसीव होगी वो एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कर देगा और उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड कंडीशन, ठीक है जी।
prescribed time and condition. Proviso deem registration. If officer fails to act within the prescribed time, establishment deemed registered, auto generated certificate issued electronically. अगर ये जो आपका ऑफिसर है ये इस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाता है या फेल कर जाता है सर्टिफिकेट इशू करने से, तो एस्टेब्लिशमेंट को डीम्ड रजिस्टर मान लिया जाएगा और ऑटो जनरेटेड सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। उसको अपने आप ही एक सर्टिफिकेट इशू होकर के आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द रजिस्टरिंग ऑफिसर। अप्लाई करने के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट है। ठीक है जी, ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करके देना है। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस, एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 30 days if there is change in ownership, management, any particulars in the application, registering officer will amend the registration certificate electronically। कि अगर आपका कोई भी चेंज होता है आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर, नेम के अंदर, एड्रेस के अंदर, तो वो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं विद इन 30 days ऑफ दैट चेंज एंड द ऑफिसर विल इशू अ न्यू अमेंडेड सर्टिफिकेट। सो सिंपल, सो इजी। क्लोजिंग द एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयर मस्ट विद इन 30 days ऑफ क्लोजर के 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड सर्टिफाई पेमेंट्स ऑफ ऑल वर्कर ड्यूज। दोस्तों जब भी हम किसी को बंद करते हैं, हमको सबसे पहले किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को बंद करना होता है, सबसे पहले सारी की सारी लाइबिलिटीज को राइट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ पर भी सिंपल प्रोसेस है कि सर जब भी आप कंपनी बंद करो, पहले तो आप 30 दिन के अंदर आप सबको इंटीमेट करो कि हम क्लोजर करने वाले हैं। उसके बाद आपके जितने भी वर्कमैन ड्यूज थे वो आपको सारे के सारे वर्कमैन ड्यूज पे करने हैं, registering officer shall remove establishment from the register and cancel the registration certificate within 60 days। registering office क्या करेगा, उसका नाम मिटा देगा और उसकी कैंसिल कर देगा registration within 60 days। proviso deemed cancellation, if officer fails to cancel within 60 days, registration deemed cancel, auto generated cancellation, responsibility on registering officer। अगर यहाँ पर उसको वो क्या कहते हैं कैंसिल नहीं कर पाता। अब दोस्तों ये इसके अंदर एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है कि सर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन गई, ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि अभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन रेज्ड है, अभी उसने कैंसिल नहीं किया। क्या अब 60 डेज के अंदर अंदर जो पार्टी है वो उस ऑब्जेक्शन का कोई रिप्लाई नहीं देती, तो क्या इसको डीम्ड कैंसिलेशन मान लिया जाएगा? ऐसे तो पार्टी के मजे मजे हो जाएंगे। सर पार्टी ने वर्कमैन ड्यूज नहीं दिए, और कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया। डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एक नोटिस इशू किया कि भाई मेरे को इस बात का जवाब दे, तूने वर्कमैन ड्यूज तो दी नहीं। उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया उसकी एप्लीकेशन की, योर एप्लीकेशन इज डिफेक्टिव। अब 60 डेज क्रॉस हो गए। सो वेदर दिस एप्लीकेशन विल बी डीम्ड कैंसिल? आंसर इज नो। आंसर इज बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। ऑब्जेक्शन एक अलग विषय है और ये जो हमारा क्या कहते हैं उसने उसको कैंसिल नहीं किया, ये अलग टॉपिक है। ऐसा कैसे दोस्तों? जब किसी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाता है ना, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद दैट पर्सन। उसको प्रूफ ऑफ फैक्ट जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, प्रूफ ऑफ फैक्ट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द एप्लीकेंट कि आपकी एप्लीकेशन डिफेक्टिव है। आपकी एप्लीकेशन अगर पूरी कंप्लीट थी, आपने वर्कमैन ड्यूज भी पे कर दिए थे, आपने इंटीमेशन भी दे दिया था, उसके बाद अगर आपका जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करता है, ना ऑब्जेक्शन रेज करता है, ना कैंसिल करता है, उसके ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता, तब डीम्ड कैंसिलेशन हो जाएगा। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के अंदर भी ना ऑब्जेक्शन रेज किया, ना अप्रूव किया, बीच में लटका दिया, तब वहां पर ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, कुछ क्वेश्चन उसने पुटअप कर लिया है, तो फिर उसमें वो डीम्ड कैंसिलेशन या फिर डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको उस ऑब्जेक्शन का जवाब जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आप सब सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हैं, आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से हमारी जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, जब हम एमसी के ऊपर भी करते हैं, कुछ भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कंपनी का भी कोई अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्शन आ जाते हैं तो देन यू हैव टू क्लियर दैट ऑब्जेक्शन फर्स्ट। पहले आपको वो ऑब्जेक्शन क्लियर करनी पड़ती है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी ये सिंपल है, इसको थोड़ा सा डिजिटलाइज कर दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि व्हाट इज एन एम्प्लॉयर एंड व्हाट इज एन एस्टेब्लिशमेंट। अब इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन करनी है आपको एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब यहां से कॉन्टेक्स्ट बना कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या और एम्प्लॉयर मतलब क्या। यहां से दो डेफिनेशंस निकलेंगी। फर्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2U ऑफ OSHWC कोड, एम्प्लॉयर मीन्स अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट। एम्प्लॉयमेंट मे बी डायरेक्ट थ्रू अनदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। या तो खुद एम्प्लॉय कर रहा है, या किसी के बिहाफ पे एम्प्लॉय कर रहा है, या खुद के बिहाफ पे एम्प्लॉय कर रहा है, किसी और बंदे के बिहाफ पे खुद एम्प्लॉय कर रहा है। Special cases, government establishment. If establishment is run by central or state government, employer is the authority specified by the head of the department. अगर आपकी क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट है, दैट इज अ गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो जो इसका एम्प्लॉयर होगा दैट विल बी अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो एक अथॉरिटी स्पेसिफाई कर देगा कि दिस विल बी योर एम्प्लॉयर। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही आपका एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही आपका एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द एम्प्लॉयर, और जब ये किसी को स्पेसिफाई कर दे तो देन अथॉरिटी स्पेसिफाइड दिस विल बी योर एम्प्लॉयर। लोकल अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी दैट विल बी योर एम्प्लॉयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हम सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, हमको एक क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए दोस्तों। हमें एक प्रेसिडेंस का टेबल जो है हमको स्टडी करना है यहाँ पे। सर ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? जब भी हम लॉ बनाते हैं, जब भी लॉ मेकर लॉ बनाता है, वो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को ध्यान में रखता है, कौन अथॉरिटी किससे सीनियर है, कौन किसको सलूट मारेगा। जब भी सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट का किसी भी तरह का लॉ आपको बनाना है ना, जिसके अंदर रिपोर्टिंग अथॉरिटीज डिफाइन करनी है, तो आपको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस रेफर करना पड़ता है। दोस्तों टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज फॉर नॉलेज पर्पज ओनली, पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पज ओनली, नॉलेज पर्पज ओनली। आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पर्पस ओनली। कल को अगर आप कोई टेक्निकल क्लाइंट, हैवी क्लाइंट डील कर रहे हैं और वो आपसे पूछे कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सुपीरियर है या फिर जो उसने अथॉरिटी स्पेसिफाई की है वो सुपीरियर है, तो यहाँ पर आपको पहले इनकी क्रोनोलॉजी, पहले आपको इनकी प्रेसिडेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन किससे सीनियर है। ये डिफाइन करना बहुत जरूरी था दोस्तों सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर, वरना ब्यूरोक्रेट्स विल वो खा जाएंगे आपको पकड़ के। तो देखिए दोस्तों, दिस इज योर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, दिस इज योर टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। सबसे सीनियर कौन है? प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन गवर्नर ऑफ स्टेट विद देयर रिस्पेक्टिव विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, देन डिप्टी चेयरमैन। तो इस तरह की ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, दिस यू हैव टू स्टडी। तो जब भी आप लॉ बनाएंगे तो आपको ये देख लेना है कि कौन सा ऑफिसर किस रैंक पे बैठा है, कौन सा ऑफिसर किस रैंक पे बैठा है, उसी तरह से आप इसका जो क्या कहते हैं हायरार्की है वो डिफाइन करेंगे। हायरार्की शुड बी क्लियर। देन इन केस ऑफ अदर एस्टेब्लिशमेंट्स includes the following person in case of other establishment, फैक्ट्री के अंदर ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री दैट विल बी योर एम्प्लॉयर, माइन के केस के अंदर ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ दैट माइन दैट विल बी योर एम्प्लॉयर, अदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पर्सन और अथॉरिटी हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट, इफ कंट्रोल गिवन टू मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दे आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉयर। जिसको भी आप क्या कहते हैं अथराइज कर देंगे एम्प्लॉयर बनने के लिए, दैट विल बी योर एम्प्लॉयर। देन कॉन्ट्रैक्टर के केस में कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयर। डिसीज्ड एम्प्लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयर। अच्छा, ये डेफिनेशन इतनी वाइड क्यों ली? अगर लॉ मेकर कोई लॉ बनाएगा तो डेफिनेशन को सिंपल भी तो रख सकता है कि यार जिसका धंधा है वही एम्प्लॉयर है, सो सिंपल। अब ये क्या है सर, अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय ये, देन फैक्ट्री के केस में एजेंट भी एम्प्लॉयर हो सकता है, एजेंट भी एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका ओनर भी एम्प्लॉयर हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? अगर आप इनको एम्प्लॉयर की डेफिनेशन से बाहर कर देंगे तो अगर ये कुछ भी मिसफॉर्चून करते हैं या कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो ये बच जाएंगे पेनल्टीज से, क्योंकि पेनल्टी के अंदर डिफाइन कर रखा होगा कि द पेनल्टी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द ओनर ऑफ दैट प्रीमिसेस, है ना, दिस पेनल्टी शैल बी एप्लीकेबल ऑन द ओनर ऑफ दैट प्रीमिसेस। अगर ये ओनर की डेफिनेशन में कवर होगा तभी इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अगर ओनर की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो आपको डेफिनेशन ब्रॉड रखनी पड़ेगी, आपको डेफिनेशन नैरो डेफिनेशन नहीं रखनी, ब्रॉड डेफिनेशन रखनी है, और डेफिनेशन इंक्लूड्स के साथ रखनी है कि इसके अलावा कुछ और भी ओनर हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और ओनर हो सकता है। देखो जी डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने किस तरह से डेफिनेशन है। एम्प्लॉयर मींस अ पर्सन हु एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ। जो गवर्नमेंट के केस के अंदर इन्होंने मींस की तरह डिफाइन किया, लेकिन इसको ब्रॉड करने के लिए ऑफ दैट अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इसको ब्रॉड रखेंगे डेफिनेशन को, यहाँ पर इन्होंने इसको इंक्लूड्स किया है। तो जो गवर्नमेंट की आपकी डेजिग्नेशन होती हैं वो डिफाइंड होती हैं, लेकिन जो आपकी प्राइवेट डेजिग्नेशन होते हैं वो डिफाइंड नहीं होती। तो आपको प्राइवेट के अंदर इसको लंबा, आपको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा लूज रखना पड़ेगा, आपको इसको डेफिनेशन को ब्रॉड रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट की हायरार्की डिफाइन करनी पड़ेगी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से, और जो हमारी प्राइवेट प्रेमिसेस हैं उनके अंदर आपको डेफिनेशन को ब्रॉड रखना पड़ेगा कि वो किसी को भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकें। तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Then next is definition of establishment. As per section 21V of OSHWC code 2020, establishment means a place where work or business activities are carried on. जहाँ पर भी काम हो रहा है, that is your establishment. Types of establishment: general establishment, places where industry, trade, business, manufacturing or occupation is carried on. Minimum 10 or more workers are employed, that will be your establishment. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो रखे हैं, that will be covered under establishment. अब स्पेसिफिक अंडरटेकिंग में क्या है? इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट सच एज मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, प्लांटेशन, मस्ट एम्प्लॉय 10 और मोर वर्कर्स। अगर आपको स्पेसिफिक अंडरटेकिंग खोलनी है तो आपको मिनिमम 10 वर्कर रखने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको जनरल एस्टेब्लिशमेंट खोलनी है तो आपके पास अगर मिनिमम 10 पीपल वहां पर एम्प्लॉयड है तो आपको ये जो OSHWC कोड है वो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज आप इससे बाहर हो जाएंगे।
अदरवाइज आपको ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक अंडरटेकिंग आपको खोलनी है तो यहाँ पर मिनिमम आपको 10% एम्प्लॉय करने ही पड़ेंगे। फैक्ट्री फॉर द चैप्टर 2, फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स, एप्लीकेबल नॉट विथ स्टैंडिंग टू वर्कर थ्रेशोल्ड इन क्लॉज डब्ल्यू। तो हमारा क्लॉज डब्ल्यू क्या है? फैक्ट्री की डेफिनेशन। अभी इसके बाद फैक्ट्री की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से इसको भी मार्क करो। इसके साथ फैक्ट्री की डेफिनेशन भी यहाँ से डिफाइन हो जाएगी। माइन, पोर्ट, माइन और पोर्ट, विंसिटी ऑफ द पोर्ट वेयर डॉक्ड वर्क इज कैरिड आउट। ठीक है जी, पोर्ट की जितनी भी सराउंडिंग्स है दैट विल बी एस्टेब्लिशमेंट। सिर्फ पोर्ट ही एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसके आसपास जितना भी काम, जहां तक भी काम हो रहा है दैट विल बी कवर्ड अंडर एस्टेब्लिशमेंट। प्रोवाइजो हजार्डस एक्टिविटीज, इन केस ऑफ हजार्डस और लाइफ थ्रेटनिंग एक्टिविटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्कर थ्रेशोल्ड ऑफ 10 मे नॉट अप्लाई। अगर कोई हजार्डस इंडस्ट्री है, अगर कोई क्या कहते हैं हजार्डस केमिकल्स के अंदर डील करती है, वहां पर अगर 10 से कम एम्प्लॉयज भी हैं तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि इसको OSHWC एप्लीकेबल हो जाएगा, इसको OSHWC एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, अगर 10 से भी कम है लेकिन हैजार्डस इंडस्ट्री। चैप्टर 2 एप्लीकेबिलिटी, फॉर चैप्टर 2 एस्टेब्लिशमेंट अंडर सब क्लॉज 1, 2, 3 विल बी ट्रीटेड एज एन एस्टेब्लिशमेंट इवन इफ वर्कर थ्रेशोल्ड रूल्स डिफर। ठीक है जी, यहाँ पे सर फैक्ट्री का क्या मतलब है? अगर तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी है फैक्ट्री की तो फिर फैक्ट्री की डेफिनेशन है एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स। अगर रजिस्ट्रेशन करानी है, ठीक है, तो चैप्टर 2 के लिए फैक्ट्री की डेफिनेशन है 10 और मोर वर्कर्स। दोस्तों ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। चैप्टर 2 एप्लीकेबिलिटी, फॉर चैप्टर 2 एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर सब क्लॉज 1, 2 और 3 विल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट इवन इफ वर्कर थ्रेशोल्ड रूल्स डिफर्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है सर? फैक्ट्री फॉर चैप्टर 2, फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर एप्लीकेबल नॉट विथस्टैंडिंग वर्कर थ्रेशोल्ड इन क्लॉज W। यहाँ पे क्या कह रहा है सर? यहाँ पे कह रहा है कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ योर फैक्ट्री इज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्पज, देन मैंडेटरीली यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन। ओके, लेकिन फैक्ट्री के सेफ्टी नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए फैक्ट्री की डेफिनेशन अलग है, वो 2 क्लॉज W के अंदर दी हुई है, वो आपकी 2 क्लॉज W के अंदर दी हुई है। ये रही आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन, ये रहा। फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 2 in which 10 or more workers are employed notwithstanding the threshold worker provided in clause W। clause W क्या कह रहा है? फैक्ट्री मीन्स एनी premises including precincts in thereof where on 20 or more workers are working or were working on any days of preceding 12 months and in any part of which manufacturing process is being carried on with aid of power or is ordinarily so carried on, or where on 40 or more workers are working or were working on any day of preceding 12 months and in part of which manufacturing process is being carried on without the aid of power or is normally or is so ordinary so carried on। यानी कि कह रहा है कि with aid of power आपके पास 20 or more workers in case of with aid of power and 40 or more workers without the aid of power। तो ये आपकी फैक्ट्री की डेफिनेशन है 2 क्लॉज W के अंदर। नाउ दिस डेफिनेशन इज फॉर सेफ्टी नॉर्म्स। फॉर रजिस्ट्रेशन, इफ योर फैक्ट्री इज हैविंग 10 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड देन यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। सो दिस इज अ स्मॉल टेक्निकल डिफरेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज राइट टू अपील, सेक्शन नंबर 4। As per section number 4 OSHWC code, right to appeal, any person aggrieved by an order under section 3 may file an appeal। जिसको भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी ग्रीवेंस है, देन ही कैन फाइल अपील विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑर्डर। अपील इज मेड टू अपीलेट ऑफिसर नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। दिस विल ऑल्सो बी नोटिफाइड इन द rules। Proviso delay in appeal, appellate officer may accept appeal after 30 days if sufficient cause for delay is shown। Disposal of appeal, appellate officer shall give opportunity of being heard to the appellant, dispose the appeal within 30 days of the receipt। ठीक है जी। Then notice of employer or of commencement and cessation of operations, as per section 5 of OSHWC code, notice by employer for commencement and cessation of operation। जब भी वो अपना काम स्टार्ट करेगा या काम बंद करेगा तो उसको एक नोटिस देना है। नोटिस ऑफ कमेंसमेंट, एम्प्लॉयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सच एज फैक्ट्री, माइन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एस्टेब्लिशमेंट, बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मस्ट नॉट स्टार्ट ऑपरेशंस विदाउट सेंडिंग अ नोटिस ऑफ कमेंसमेंट। वो अपना काम शुरू नहीं करेगा जब तक कि वो एक नोटिस नहीं भेज देता कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो उसको काम स्टार्ट करने के बाद एक नोटिस जरूर भेज देना है। ठीक है जी। नोटिस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, अगेन इट विल बी इन रूल्स, सेंट टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है जी, ये सब कुछ आपके रूल्स के अंदर बता दिया जाएगा। एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म सीजेशन क्लोजर ऑफ ऑपरेशंस टू द सेम अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी को वो नोटिस दे रहा है कमेंसमेंट का, उसी अथॉरिटी को उसको नोटिस देना है क्लोजर का भी। मोड ऑफ नोटिस, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीजेशन मस्ट बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली उसको नोटिस देना है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसके पेज नंबर भी
लिखते चलेंगे, इसके पेज नंबर भी यहाँ पर आप लिखते चलेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको पेज नंबर वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। मैंने आपके लिए पेज नंबर का कॉलम ब्लैंक छोड़ा है ताकि आप पढ़ो। मैं लिख के दे सकता था आपको पेज नंबर, क्योंकि मैं इंडेक्स बना रहा तो भाई पेज नंबर भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि फिर आप पढ़ोगे नहीं यार अगर उसमें कर दिया ना, तो इसी बहाने आप थोड़ा सा पढ़ोगे। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज छोड़ी है, तो ये आपको करना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको ऐसे पेज नंबर्स लिखने, ये कौन से पेज नंबर पे, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट। अगर कुछ भी आपका रिमार्क है, जैसे जब हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में पढ़ा तो हमने टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को स्टडी किया, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को स्टडी किया, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस को स्टडी किया। ठीक है जी, फिर जब हमने फैक्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ा तो हमने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फैक्ट्री की दो डेफिनेशन है, फैक्ट्री की दो डेफिनेशन है, फैक्ट्री की दो डेफिनेशन है। ठीक है जी, इस तरह के आप छोटे छोटे अपने टेक्निकल पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो, आपको क्लैरिटी बढ़ती है यार लॉ के अंदर। अगर इस तरह से आप स्टडी करते हैं तो आपकी क्लैरिटी 10x हो जाती है, आपकी क्लैरिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट इज चैप्टर 3, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। याद हो जाए आपका चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 3। तो बेरेक के साथ दोस्तों हम बिल्कुल इसके साथ साथ ही चल रहे हैं। दिस इज अवर सोर्स मटेरियल। चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, हाँ। दिस इज चैप्टर नंबर 3, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। So, as per section 6 of OSHWC code, general duties of an employer. Every employer shall ensure workplace is free from hazards. Now, what is hazards? Hazards क्या होते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। Ensure workplace is free from hazards causing injury or occupational diseases. Comply with occupational safety, health and standards under section 18 and rules and regulations. Provide annual health examination test free of cost to prescribed employees and classes. ठीक है जी, पहले तो वो इंश्योर करे कि जो उसका वर्क प्लेस है दैट इज फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स, एंड देन कंप्लाई विद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 18. प्रोवाइड एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉइज एंड क्लासेस. मेंटेन सेफ वर्किंग एनवायरमेंट्स विदाउट रिस्क टू एम्प्लॉइज हेल्थ. Ensure proper disposal of hazardous and toxic waste including e-waste. Issue letter of appointment to every employee in prescribed form with prescribed details. If not issued earlier, must be given within 3 months of commencement of this code. कि यानी कि अब आपको ऑफर लेटर देना, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना मैंडेटरी है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देना इज मैंडेटरी नाउ, इज मैंडेटरी। पहले ये मैंडेटरी नहीं था, नाउ इट इज मैंडेटरी। Ensure no charge are levied on employees for safety or health measures, example medical examination or investigation of occupational diseases in factory, mine, dock work, construction work और plantation। यहाँ पर आपकी ये इतनी सारी definitions define होगी, फैक्ट्री क्या, माइन क्या, डॉक वर्क क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क क्या और प्लांटेशन क्या। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज एंड अदर पर्सन प्रेजेंट ऑन द वर्क प्लेस। सर नाउ थिंक एज अ लॉ मेकर, थिंक एज अ लॉ मेकर। हर टाइप की इंडस्ट्री होगी हमारे देश के अंदर, हर टाइप की फैक्ट्री होगी हमारे देश के अंदर। क्या हर एक इंडस्ट्री के ऊपर एक स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स बनाए जा सकते हैं? आंसर इज नो। कुछ नॉर्म्स स्टैंडर्डाइज होते हैं, लेकिन कुछ नॉर्म्स स्पेसिफिक भी आपको बनाने पड़ेंगे। फैक्ट्री के कुछ स्पेसिफिक आपको नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्री की आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी क्या इसमें इंक्लूड है क्या नहीं है, माइन की आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन लेनी पड़ेगी जब भी आप अपनी सेफ्टी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कुछ जनरल सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक नॉर्म्स भी देने पड़ेंगे, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। Then specific duties, factory, mine, dock and construction. An employer must ensure safe plant and systems of the work at workplace, safe use, handling, storage and transport of articles and substance, provide information, instruction, training and supervision for employee safety, maintain workplace and access exit routes in safe conditions, प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉइज। तो जो भी इन सब कामों के अंदर लगा, फैक्ट्रीज के अंदर, माइन के अंदर, डॉक, कंस्ट्रक्शन और प्लांटेशन के अंदर, उसको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी उसके सेफ्टी नॉर्म्स है वो जनरल नॉर्म्स के अलावा उसको कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं, वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है जी, डज नॉट इंक्लूड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट। एक मिनट, ये कहां पहुंच गया? देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पे हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 इज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर की हम डेफिनेशन पढ़ के आए, अब हमें पढ़नी है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या कहती है जी? एज पर 21T OSHWC कोड, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स मीनिंग in an establishment a person employed on wages to perform skilled work, semi skilled work, unskilled work, manual work, operational work, supervisory work, managerial work, administrative work, technical or clerical work or any other work. Employment may be expressed or implied. ठीक है जी, that will be covered under your employees definition. Then does not include apprentice, apprentice को include नहीं करता। Declared employee, any person declared as employee by the appropriate government. Exclusion, member of armed forces of union are not employee. Proviso, employee in a mine, a person is considered employee in a mine even if he works as a manager under the appointment of owner, agent or manager with the knowledge of the manager with or without wages. ठीक है जी।
यानी कि माइन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, एजेंट और मैनेजर, विद नॉलेज ऑफ द मैनेजर, मैनेजर को पता है कि ये काम कर रहा है, चाहे उसको वेजेस मिल रहे हैं चाहे उसको वेजेस नहीं मिल रहे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉय. टाइप्स ऑफ वर्क इन माइन. Work in mining operation including handling and transport of minerals up to dispatch point and gathering, transport of sand. Works relating to development of mine including plants and construction, excluding building roads, well not directly relating to mining. Then operating, servicing, maintaining or repairing machinery used in the mine, loading minerals for dispatch within the mine premises, work in the mine office, welfare, health and sanitary, conservancy services and watch and ward within the mine premises excluding the residential area, any work preparatory, incidental or connected with the mining operations. ये क्या कह रहा है सर, टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन माइन. यहाँ पर अब आपको माइन की जो डेफिनेशन देनी है ना दोस्तों, माइन की जो आपको डेफिनेशन देनी है ना, ये बहुत ब्रॉड डेफिनेशन आपको देनी पड़ेगी. माइन की डेफिनेशन आपको बहुत ब्रॉड देनी पड़ेगी. माइन की डेफिनेशन पे आने से पहले पहले आप समझो मशीनरी क्या और हैजार्डस क्या है, फिर हम माइन की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं. सबसे पहले देखो जी, मशीनरी क्या है. मीन्स एनी आर्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स असेंबल्ड, अरेंज्ड एंड कनेक्टेड, यूज्ड और इंटेंडेड टू कन्वर्ट एनर्जी टू परफॉर्म वर्क, ऑल्सो इंक्लूड्स डेवलपिंग एनर्जी, रिसीविंग, स्टोरिंग एनर्जी, कंटेनिंग, कन्फाइनिंग एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, ट्रांसमिटिंग, ट्रांसफरिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी, अप्लाइज टू वेदर इंसिडेंटल और नॉट. तो मशीनरी की डेफिनेशन आपको ये देके आनी है. सर मशीनरी की डेफिनेशन आपको क्या क्या रेंचो वाली डेफिनेशन नहीं देनी कि पेंट की जिप से लेके वो सब मशीन, ऐसे नहीं देनी आपको, ये चतुर्वली देख के आनी है, क्योंकि पेपर में 5 मार्क्स इसके मिलेंगे. ठीक है, तो अब वी आर नॉट इंजीनियर्स, सो हमें नहीं मालूम है क्या फलक्रम पुली वगैरह कह रहा था. तो ये दिस इज द डेफिनेशन यू हैव टू गिव. ठीक है जी, एज अ लॉ मेकर वी हैव टू डिफाइन सम थिंग्स. ठीक है, सो एज अ लॉ मेकर वी आर डिफाइनिंग दैट मशीनरी मीन्स एनी आर्टिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स असेंबल्ड, अरेंज और कनेक्टेड, यूज्ड और इंटेंडेड टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू टू परफॉर्म वर्क. डेवलपिंग एनर्जी अगर कोई बना रहा है, रिसीविंग, स्टोरिंग एनर्जी, कंटेनिंग, कन्फाइनिंग एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, then transmitting, transferring energy, controlling energy, applies whether incidental or not. This is the definition of machinery. Then definition of hazardous process and hazardous substance. अब दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर काम स्टार्ट है. सबसे पहले hazardous क्या होता है? hazardous means involving danger. hazardous means involving danger और potential danger. अब जिस चीज के अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव पड़ा है, किसी के अंदर कुछ ऐसा केमिकल पड़ा है जिसके बाहर आते किसी को खतरा हो सकता है, किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो दैट सब्सटेंस इज हैजार्डस. फॉर एग्जांपल नाउ दिस ड्रम इज कैरिंग समथिंग, दिस इज हैजार्डस. देन किसी के अंदर एक्सप्लोजिव पड़े हैं तो दैट इज ऑल्सो हैजार्डस. ब्लू ड्रम तो वैसे ही हैजार्डस है दोस्तों, इससे तो वैसे ही दूर रहना भाई, इससे तो दूर ही रहो, दूर रहो, दूर रहो, इससे दूर रहने का. किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, वहां पे टॉक्सिक गैसेज हैं, तो दैट इज ऑल्सो हैजार्डस टू हेल्थ. Hazardous means involving danger or potential danger. Then what is hazardous process? What is hazardous process? Any process or activity relating to any industry or plantation listed in first schedule. If special care is not taken, material of substances used may cause harm. So used may cause harm. जो भी process है दोस्तों, जब इन चीज़ों को use करके कुछ भी बनाया जा रहा है, that is hazardous process. That is hazardous process. अगर कोई चीज़ दोस्तों डेंजर है, अगर कोई चीज़ तो आपकी डेंजर है या डेंजर को क्रिएट कर सकती है, तो दैट इज हैजार्डस. लाइक अगर कोई केमिकल फैक्ट्री के अंदर टॉक्सिक गैस है, लेकिन अगर आप हैजार्डस प्रोसेस की बात करो, जब उस डेंजरस चीज को यूज करके कोई काम हो रहा हो, अगर उस डेंजरस चीज को यूज करके कोई काम हो रहा हो, तो देन दैट इज योर हैजार्डस प्रोसेस. लाइक पेस्टिसाइड बन रहे हैं, 2-3 केमिकल को मिक्स करके पेस्टिसाइड बन रहे हैं, पेस्टिसाइड नदी में रिलीज हो रहे हैं, दैट इज हैजार्डस प्रोसेस. उस प्रोसेस से खतरा हो सकता है, उसको मिक्सिंग करते हुए खतरा हो सकता है. बॉम्ब बना रहे हैं दोस्तों, बॉम्ब बना रहे हैं, है ना. हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो हैजार्डस प्रोसेस जो है वो करता रहता है, उसके पास बहुत सारे हैजार्डस प्रोसेस हैं, तो वो हैजार्डस सब्सटेंसेस को लेके हैजार्डस प्रोसेस को करके बहुत हैजार्डस चीज़ें बनाता है. तो हमारा पड़ोसी मुल्क इस इंडस्ट्री के अंदर वेरी वेरी फेमस है ना जी. तो हैजार्डस प्रोसेसेस and sources of risk, raw material, intermediate product, finished products, byproducts, hazardous substance, waste of effluents, spraying of pesticides, insecticides और chemical. तो hazardous process को किस तरह से डिफाइन किया गया कि जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपका कोई रॉ मटेरियल है जो किसी को हार्म कॉज कर सकता है, या आपके जो प्रोडक्ट हैं वो किसी को हार्म कॉज कर सकते हैं, जैसे कोई अगर मेटल की इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो दिस इज अ हैजार्डस इंडस्ट्री. अब इसके अगर ये किसी के हाथ पे लग जाए तो हाथ का भजिया बना देगा. अगर कोई आपका इस तरह से माइनिंग चल रहा है, माइनिंग चलने के बाद ये देखो दोस्तों जमीन के अंदर इतना सारा इन्होंने यहाँ पर सिस्टम लगा रखा है, अगर कोई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दिस इज ऑल्सो हैजार्डस प्रोसेस. अगर कोई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स रखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो हैजार्डस प्रोसेस. कोई एक्सप्लोसिव बना रहा है,
कोई किसी मकसद को पूरा करने के लिए कोई एक्सप्लोसिव बना रहा है, दैट इज ऑल्सो हजार्डस प्रोसेस। फिर कोई किसी तरह की अजीब सी मिक्सिंग कर रहा है, वो भी दैट इज हजार्डस प्रोसेस। कोई अगर कहीं पे नदी में कुछ तरह से रिलीज कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो हजार्डस प्रोसेस। कोई पेस्टिसाइड्स बना रहा है, फर्टिलाइजर बना रहा है, तो दीज प्रोसेसेस आर हजार्डस प्रोसेसेस, दीज आर हजार्डस प्रोसेसेस। ठीक है जी। अब कोई माइन के अंदर किसी तरह से काम कर रहा है तो दैट इज प्रोसेस, दैट इज हजार्डस। पॉसिबल इफेक्ट्स, डैमेज और इंपेयरमेंट टू हेल्थ ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड और पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट, इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज जिससे होते हैं, दैट इज हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस सब्सटेंस क्या होता है? any substance or quantity of substance prescribed by the appropriate government due to its chemical or physiochemical properties, handling it may cause physical or health hazards to humans, harm animals, plant, microorganism, property or environment, that is hazardous substance। ठीक है जी। हजार्डस क्या है? देखो ध्यान से देखो, हजार्डस मतलब डेंजर इटसेल्फ, किसी चीज से खतरा है, किसी चीज से खतरा है, ये खतरा है, किसी चीज से खतरा है, दैट इज हजार्डस। हजार्डस प्रोसेस, डेंजरस एक्टिविटी, इस खतरे वाली चीज से कुछ बन रहा है, इस खतरे वाली चीज से कुछ प्रोसेस हो रहा है, दैट इज हजार्डस प्रोसेस। हजार्डस सब्सटेंस, ये प्रोसेस होने के बाद ये बन गया है, ये बन गया है, ये बन चुका है, ये बन चुका है। ठीक है जी। पेस्टिसाइड बनाने के लिए केमिकल्स लाए गए, पेस्टिसाइड बनाने के लिए केमिकल्स लाए गए, दिस इज हजार्डस, दिस इज हजार्डस। केमिकल्स को प्रोसेस किया गया, दिस इज हजार्डस प्रोसेस। केमिकल्स प्रोसेस करने के बाद पेस्टिसाइड बन गए, पेस्टिसाइड बन गए, दिस इज हजार्डस सब्सटेंस, दिस इज हजार्डस सब्सटेंस। पेस्टिसाइड अगर बन गए तो दिस इज हजार्डस सब्सटेंस। अब पेस्टिसाइड को खाएगा तो वो मर जाएगा, एनिमल भी खाएगा मर जाएगा, इंसान भी खाएगा मर जाएगा। लेकिन हमारे देश की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, कितने सालों से हम पेस्टिसाइड वाला जो है वो खा रहे हैं राशन, तो कुछ नहीं हो रहा, तो हमारी इम्यूनिटी ने उसको इवॉल्व कर ले। लेकिन अगर कोई फॉरनर पेस्टिसाइड खा लेगा तो वो मर जाएगा। तो दोस्तों दिस इज हजार्डस, हजार्डस प्रोसेस एंड हजार्डस सब्सटेंस। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसकी क्या डेफिनेशन है। सेक्शन 21Z हजार्डस, हजार्डस मींस इन्वॉल्विंग डेंजर और पोटेंशियल डेंजर। सेक्शन 21ZA हजार्डस प्रोसेस, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी रिलेटिंग टू एन इंडस्ट्री और प्लांटेशन लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल, इफ स्पेशल केयर इज नॉट टेकन मटेरियल और सब्सटेंसेज यूज्ड मे कॉज हार्म। अब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दोस्तों क्या कुछ डिफाइंड है, हमारे हजार्डस इंडस्ट्रीज डिफाइंड है। फेरस मेटलर्जिकल्स, नॉन फेरस मेटलर्जिकल। फेरस मेटलर्जिकल्स कौन से होते हैं दोस्तों? जिसके अंदर आयरन का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर आयरन का काम थोड़ा सा कम होता है। ठीक है। ये हार्ड मेटल्स होते हैं, हार्ड मेटल्स, हार्ड मेटल्स, हार्ड मेटल्स की जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, दैट इज फेरस मेटलर्जिकल्स। नॉन फेरस जो होते हैं आपके थोड़े सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। देन फाउंड्रीज, देन कोल इंडस्ट्रीज, पावर जनरेटिंग, पल्प एंड पेपर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्मेंटेशन, रबर सिंथेटिक, पेंट्स एंड पिगमेंटेशन, लेदर, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, केमिकल इंडस्ट्री, कोक ओवन एंड कोल टार, इंडस्ट्रियल गैसेज, इंडस्ट्रियल कार्बन। अब ये फर्स्ट शेड्यूल पढ़ना क्यों जरूरी है सर? अगर आपके पेपर में इस तरह की केस स्टडी बन के आके कि दिस ABC इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ferrous metallurgical, whether this is hazardous, whether this is hazardous industry or not, इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी आता है तो आप फर्स्ट शेड्यूल में देख सकते हैं और वहां से आप देखकर उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि yes this falls under hazardous industries, this falls under hazardous industries। और क्या रेफरेंस देकर के आएंगे आप उसका? सेक्शन नंबर 21ZA, रीड विद 21ZA, रीड विद फर्स्ट शेड्यूल, रीड विद फर्स्ट शेड्यूल। तो ये आपकी अल्कलाइन और एसिड जो बैटरी बनाते हैं, क्रोमेट्स बनाते हैं, लेड कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल्स बनाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉस्फोरस बनाते हैं, हेलोजन्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव बनाते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, सिंथेटिक रेजिनेंट प्लास्टिक्स बनाते हैं, मैन मेड फाइबर बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्यूमुलेटर्स बनाते हैं, ग्लास एंड सिरामिक बनाते हैं, मेटल ग्राइंडिंग करते हैं, एप्सिटोस बनाते हैं, ऑयल्स एंड फैट्स एक्सट्रैक्शन करते हैं, बेंजीन हैंडलिंग करते हैं, कार्बन डिसल्फाइड का हैंडलिंग करते हैं, डाइज एंड डाई स्टफ बनाते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड गैसेज बनाते हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग एंड डाइंग, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज बनाते हैं। यार अभी ईरान में बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों इस चीज़ों से ना। स्टोन क्रशिंग करते हैं, स्क्रैप टायर प्रोसेसिंग है, सिगरेट इंडस्ट्री है, शिप ब्रेकिंग, हजार्डस वेस्ट, सेमीकंडक्टर, स्टेरिन इंडस्ट्री, नैनो पार्टिकल्स, टॉक्सिक केमिकल प्रोसेसेस। अगर इस तरह का कुछ भी केस स्टडी आता है तो ये 30-40 आइटम्स के अंदर से अगर आपके इंडस्ट्री आती है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज अ हजार्डस इंडस्ट्री। देन सोर्सेज ऑफ रिस्क, रॉ मटेरियल से रिस्क हो सकता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, हजार्डस सब्सटेंस, वेस्ट ऑफ एफ्लुएंट्स, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स। अगर इनमें से किसी भी जगह पर ये फॉल करता है तो दिस इज हजार्डस, दिस इज हजार्डस प्रोसेस, दिस इज हजार्डस प्रोसेस। आपका हजार्डस सब्सटेंस इनमें से किसी भी स्टेज के ऊपर अगर यूज हो रहा है दैट विल बी काउंटेड एज हजार्डस प्रोसेस। देन पॉसिबल इफेक्ट्स, डैमेज और इंपेयरमेंट टू द हेल्थ ऑफ पर्सन इन्वॉल्व और पोल्यूशन टू द एनवायरमेंट।
Then next is 21ZB, hazardous substance. Any substance or quantity of substance prescribed by the appropriate government due to its chemical or physiochemical properties or handling, it may cause physical or health hazards to humans, harm animals, plant, microorganism, property or environment. कि पेस्टिसाइड जब आपके बन के आ गए तो दैट आर हैजार्डस सब्सटेंस, दैट आर हैजार्डस सब्सटेंस. तो आई होप फर्स्ट शेड्यूल इज कवर टू यू. डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री. अब हम बात करते हैं फैक्ट्री की डेफिनेशन की. रजिस्ट्रेशन के लिए फैक्ट्री की डेफिनेशन थी 10 और मोर एम्प्लॉयज, लेकिन फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है? फॉर सेफ्टी नॉर्म्स दैट वी हैव टू डिफाइन. ठीक है जी. इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21W OSHWC कोड, फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग इट्स प्रीसिंक्ट्स वेयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन. यानी कि फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री का मतलब वो फैक्ट्री आप गेट के अंदर गए तो फैक्ट्री, नहीं 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 सर. जहां तक फैक्ट्री के ऑपरेशन हो रहे हैं, जहां तक फैक्ट्री काम हो रहे हैं, वहां तक यू विल इंक्लूड दैट एज फैक्ट्री. क्योंकि अगर किसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फैक्ट्री के काम से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा था, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग उसके कॉरिडोर के अंदर, तो आप उसको फैक्ट्री नहीं मानेंगे, आप उसको फैक्ट्री मानेंगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही वही फैक्ट्री है. तो आपको फैक्ट्री की डेफिनेशन काफी ब्रॉड लेनी पड़ेगी. विद पावर 20 और मोर वर्कर्स वर्किंग और वर्कड ऑन एनी डे इन लास्ट 12 मंथ्स. पिछले 12 महीने के अंदर जब भी आपके 20 या उससे ज्यादा वर्क थे और आपकी जो फैक्ट्री है विद पावर काम करती है, विद एड ऑफ पावर काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन विद एड ऑफ पावर, देन योर प्रीमिसेस विल बी कवर्ड अंडर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री. देन विदाउट पावर 40 और मोर वर्कर्स लास्ट 12 मंथ्स के अंदर, कभी भी अगर आपके 40 से ज्यादा वर्कर हो गए विदाउट एड ऑफ पावर, देन इट विल बी कवर्ड अंडर फैक्ट्री. देन इट विल बी कवर्ड अंडर फैक्ट्री. एक्सक्लूजन फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, रेलवे रनिंग शेड, होटल, रेस्टोरेंट्स और ईटिंग प्लेसेस. Proviso, state law variation. If state law before commencement of this code specifies different worker limits, the state limit will continue until amendment by the state legislature. अगर स्टेट बताती है कि हमारे यहाँ पर फैक्ट्री की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया जाए तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है जी. एक्सप्लेनेशन. वाइल कैलकुलेटिंग नंबर्स ऑफ वर्कर, ऑल वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स रिले इन डेज आर काउंटेड. Then in installation of computer unit or electronic data processing unit alone does not make a premises factory unless a manufacturing process is carried on. कि फैक्ट्री की डेफिनेशन में उसको कवर होने के लिए वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का होना जरूरी है. ठीक है जी. अगर आपने सिर्फ एक अभी इंस्टॉल किया, अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर्स लगाए हैं, अभी वहां पे काम कुछ भी नहीं हो रहा, तो दैट विल बी नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्री. इट शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहां पर होना चाहिए. अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ अ माइन की. अब एज अ लॉ मेकर यार, एज अ लॉ मेकर, माइन का क्या, आप माइन बोलते आपके दिमाग में क्या आ रहा है सर? माइन बोलते आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एक खड्डा है जहां पे लोग कोयला खोद के ला रहे, दैट इज माइन. सर आपको लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या आप उस खड्डे को माइन बोलेंगे? बस क्या आप उस खड्डे को माइन बोलेंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. सर उस खड्डे में से कोई कोल निकाल के लेकर के आया, बाहर ले जाकर के वो कोल उसने ट्रक के अंदर रखा, ट्रक के अंदर जब वो रख रहा था, जब वो दूसरे कॉर्नर के ऊपर ट्रक को डिलीवर कर रहा था, वहां पे उसके साथ एकदम से एक्सप्लोजन हो गया, क्या इसको मैं माइन में कवर नहीं करूंगा? यार एक्सीडेंट तो माइन के बाहर भी हो सकता है. यार एक्सीडेंट तो हमारा सामान ले जाते हुए भी हो सकता है. एक्सीडेंट तो हमारा क्या कहते हैं डायनामाइट इंस्टॉल करते हुए भी हो सकता है. एक्सीडेंट तो हमारा ट्रक ले जाते हुए भी हो सकता है. जो माइन के प्रीमिसेस के एरिया है, जहां पर खदान चल रही है, वहां पर यार माइनिंग की वजह से एक जगह पे क्या कहते हैं जमीन के अंदर होल बन गया, उस होल के अंदर किसी की गिर के डेथ होगी उसी प्लांट के अंदर, तो उसको आप माइन की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे क्या? सर आपको माइन की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड रखनी पड़ेगी, क्योंकि माइनिंग एक ऐसा काम है जहां पर एक्सीडेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है, जहां पर एक्सीडेंट होता ही होता है. लगभग इसकी मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है वहां पर एक्सीडेंट होने की, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है. तो आपको इसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन लेनी पड़ेगी. तो आप माइन की डेफिनेशन क्या लेंगे सर? माइन की डेफिनेशन क्या लेंगे? एक कंपनी है जो कोल निकाल रहे हैं जमीन के अंदर. आप सोच रहे हो कि माइन सिर्फ वो गड्ढा है, तो ऐसा नहीं है सर. लॉ के अकॉर्डिंग पूरा इकोसिस्टम माइन है. ठीक है जी. जहां से आपका सामान आ रहा है, जहां तक इसकी बाउंड्रीज बनी हुई है, जहां तक इसकी कोलिंग चल रही है, जहां तक इसका ये अंदर से ये भी हो रहा है, जहां तक इसकी मशीनरी इंस्टॉल्ड है, इस सबको आपको माइन में कवर करना है. सिर्फ जमीन के अंदर वाला पार्ट माइन नहीं है, बल्कि जहां ड्रिलिंग हो रही है, जहां से मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, जहां मशीन रिपेयर हो रही है, जहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ये सब मिलकर माइन है. ये सब मिलकर आपको माइन की डेफिनेशन में कवर करने पड़ेंगे. तो देखिए लॉ मेकर क्या कह रहा है सर. In the light of provisions of section 21ZL of OSHWC code, definition of mine. Mine means any excavation where operations are carried out for searching for minerals, obtaining minerals, includes the following: boring, boreholes, oil wells, crude conditioning plants, including pipes carrying the mineral oil in oil field, shafts belonging to the mine, whether being sunk or not, level and inclined planes under construction, open cast working, conveyors or aerial ropeways used in the transport or mineral articles to in form of mine, removal of refuse,
एडिट्स, मशीनरी, वर्क्स, रेलवे, टीमवेज, साइडिंग्स कनेक्टेड टू द माइन। अगर एक्सीडेंट होना है दोस्तों, एक्सीडेंट तो आपका कन्वेयर बेल्ट के ऊपर भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि ये जो यहां से नीचे से सामान निकाल के ला रहा है यहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो, ये यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। प्रॉब्लम तो आपकी यहां पर भी हो सकती है, प्रॉब्लम तो आपकी इसको ट्रांसपोर्ट करते हुए भी हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू मेक अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ माइन। प्रोटेक्टिव वर्क्स कैरिड आउट इन और नियर अ माइन। वर्कशॉप एंड स्टोर लोकेटेड विद इन द माइन प्रेमिसेस अंडर द सेम मैनेजमेंट यूज्ड मेनली फॉर द माइन ऑपरेशंस। पावर स्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल स्टेशन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर supplying electricity for working the mine or mines under the same management. Premises used for depositing sand or material in the mine use. Depositing mine refuse. Premises exclusively occupied by the owner for the mine. Premises where processes related to extraction, dressing or preparation of minerals or coke for sale are carried on. Mines owned by the government. तो इतनी broad definition आपको mine की देनी है कि जहां तक भी mine के operations हो रही हैं पूरा ecosystem mine है, वो खड्डा माइन नहीं है, पूरा इकोसिस्टम माइन है। जहां से उसकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसकी पैकिंग से लेके जहां तक सारा काम हो रहा है, दैट इज कंप्लीट, दैट इकोसिस्टम इज माइन, दैट इकोसिस्टम इज माइन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मिनरल्स। इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21 ZM OSHWC मिनरल्स, ऑल द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, mining, digging, drilling, dredging, hydraulic, quarrying and any other operation include mineral oil, natural gas and petroleum, that is mineral. mineral मतलब क्या सर? जो भी धरती से निकला वो मिनरल है। ठीक है जी, जो भी आपका धरती से निकल रहा है वो मिनरल है, जो भी अर्थ से निकले दैट इज मिनरल, दैट इज मिनरल। हाँ, मिनरल्स का मतलब सिर्फ एक तरीके से निकलना नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से निकलो। अगर तुम जमीन खोद के कोल निकाल रहे हो, ठीक है, मशीन से ऑयल निकाल रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, नदी से सैंड निकाल रहे हो, ड्रेजिंग कर रहे हो, सब मिनरल्स की डेफिनेशन में आएंगे। सिर्फ सॉलिड चीजें मिनरल नहीं होती, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी मिनरल है। लॉ मेकर क्या सोचता है? लॉ मेकर ने इसकी इतनी वाइड डेफिनेशन क्यों दी है? ताकि कोई कंपनी ये ना बोल सके कि सर माइनिंग नहीं की, हमने तो ड्रिलिंग करी है। मेथड चेंज करने से लॉ से कोई नहीं बच सकता, है ना। आपने सर माइनिंग को बता दिया कि माइनिंग का मतलब क्या, कि आपको धरती में खड्डा खोद के सामान निकालना है, ऐसा नहीं सर। उसने धरती में छेद करना स्टार्ट कर दिया, उसने धरती को ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया, उसने उसके अंदर ड्रेजिंग करनी स्टार्ट कर दी, हाइड्रोलिसिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो मिनरल की डेफिनेशन क्या थी? कि धरती से कुछ भी निकला वो मिनरल है, कैसे निकला वो इररेलेवेंट है, कैसे निकला वो इररेलेवेंट है। आप प्रोसेस को वो नहीं करेंगे तो आपको इसके OSHWC के अंदर अगर आपको कवर करने के लिए इसकी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड देनी पड़ेगी कि जो धरती से अगर कुछ भी निकल रहा है, चाहे कैसे भी निकले, चाहे कैसे भी निकले, एनी मेथड, ठीक है, ओनली substance is important, all substances obtained from earth are minerals, कैसे भी निकले that does not matter, includes mineral oil, natural gas, petroleum, hard निकले, solid निकले, liquid निकले, gas निकले, that all is mineral, that all is mineral। मिनरल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पत्थर और वही निकल रहा है, ठीक है, सैंड निकल रही है उसके अंदर से, ऑयल निकल रहा है, that is also included in mineral, that is also included in mineral।